दर्गू भाई हमारा के हिसाब से काम नहीं, किया वो तालन जहाँ हिंदू किसकी मुस्लिम आता है वहाँ हिंदू मुस्लिम, जहाँ वो तालन जाट नॉन जाट होता है वहाँ जाट नॉन जाट। आप उस आंदोलन के पीछे जाकर के देखेंगे तो अपने आप को शोषित पीड़ित की मैली चादर ओढ़ करके हमेशा रखने वाले लोग थे। उन्होंने हमेशा समाज को बांटने का स्टूडेंट्स नहीं थे। तो वन नेशन वन इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो ईवीएम के जरिए करवाने की मुहिम है या बैलेट पेपर के जरिए। उस टाइम पर राहुल गांधी बहुत रोना पिटना कर रहे थे और काउंटिंग की लिस्ट लेकर के बैठे थे कि कर्ण प्रताप भाई ने समझ गया आपने ऐसा फार्मूला अपना रखा है जिस तरह उन्होंने अग्रवाल एक्ट किया भाई तेरी पत्नी ने तेरे को पीटना बंद कर दिया है, यानी कि विपक्ष के लिए कोई रास्ता है कौन छोड़ दे, ऐसा फैसले ले क्यों छोड़ देंगे। भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों, बताइए चुनाव पे होने वाला खर्च बंद होना चाहिए कि नहीं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। तो भाई मोदी जी तो बिरानी इस बात के ऊपर कदे लाइव आएंगे अगर नहीं आएंगे, लेकिन फिलहाल और सीट पर बैठे जो शख्स हैं कर्ण प्रताप सिंह, जिनके पास हम पहुंचे हैं कुछ कड़वे कुछ खाटे कुछ मीठे कुछ तीखे सवाल लेकर, जो कि राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी हैं और वन नेशन वन इलेक्शन जो मुहिम है उसको किस तरह से सिरे चढ़ाना है इसके बारे में भी सवाल करेंगे। तो कर्ण प्रताप सिंह जी, दर्शकों ने पहले तो राम राम जी। राम राम दर्गू भाई। तो कर्ण प्रताप सिंह जी, पहले सबसे पहले तो बात यह है कि पूरे देश के अंदर मामला काफी हंगामा चल रहा है, कई सारी बातों के ऊपर हंगामा चल रहा है जी। चाहे वो ईवीएम मशीन को लेकर के बात करा, चाहे वो बात करा जैन जी आंदोलन को लेकर के, और चाहे बात करा आपके जिगरा ने लेकर, यानी कि कर्ण प्रताप सिंह की अगर बात करा तो एक ऐसा चेहरा जिसका हाथ में तिरंगा, तो कदे तो वो सनातन के लिए झंडा उठाई मिला है, कदे वो त्रिपुरा में मिला है, कदे मध्य प्रदेश में मिला है, कदे हरियाणा में मिला है, और खेल के दंगल से यानी कि आप खिलाड़ी भी रहे हैं जी, और आज राजनीतिक दंगल में उतर गए राजनीतिक दंगल में। बिल्कुल। तो क्या कुछ जिम्मेदारियां फिलहाल आपके ऊपर है? देखिए, संगठन से जुड़े हुए विषय पे अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत कुछ जिम्मेवारियां दी है जिनका निर्वहन करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय टीम का मैं एक छोटे से कार्यक्रम का एक हिस्सा, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, जिसका मैं 3 राज्यों का मेरे पास कार्यभार है, त्रिपुरा, हिमाचल, उत्तराखंड का। और उसके साथ साथ प्रदेश में अभी मौके पे मोदी जी के आह्वान पे एक टीम का गठन हुआ था। मोदी जी का कहना था कि एक राष्ट्र एक चुनाव। आपने कहा कि मोदी जी पता नहीं लाइव आएंगे कि नहीं, लेकिन इस मुद्दे को जीवंत करने वाले ही मोदी जी हैं जी। और वो मुद्दा है एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसका मार्गदर्शन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है। और मोदी जी का एक और विषय था इस विषय में कि उन्होंने कहा कि हम डिक्टेटरशिप में विश्वास नहीं रखते, हम आम जनमानस की सहमति जब तक नहीं आएगी तब तक एक राष्ट्रीय चुनाव के समर्थन में बिल नहीं दे करके आए। यानी कि एक बार तो जो देश की जनता है उसमें ये रूमर सा बन गया था कि वे बहुत जल्दी पूरे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की मुहिम, अभी बीच में काफी राज्यों के चुनाव आ गए थे, इसलिए वो जो मुहिम है उसको थोड़े दिन के लिए ब्रेक मिला है, लेकिन निरंतर कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेटों में कार्यक्रम चलते हैं। जैसे माननीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन का गठन हुआ है, और जिसमें मैं प्रदेश का सह संयोजक मुझे हरियाणा का बनाया गया था, जिसके माध्यम से मैंने प्रदेश में 2 कार्यक्रम मैंने अपने ऑन करके किए हैं जी। तो कर्ण प्रताप भाई, अगर मैं बात करूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा आप कह रहे हैं कि जब तक पूरे लोगों की सहमति नहीं बनेगी, एक तरफ तो आप इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हो, दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं तो जगह जगह जब भी इलेक्शन में कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखाती है, तो उसी समय ईवीएम मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, और ईवीएम का जो सती सावित्रित्व है वो खतरे में पड़ गया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो ईवीएम के जरिए करवाने की मुहिम है या बैलेट पेपर के जरिए? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, आपने खुद अपने मुंह से कहा जहां जहां भाजपा प्रचंड बहुमत में है जी। वहां पे ये रोना पीटना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन पहले बांकीपुर से बिहार और दतिया मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया। हाँ, तीनों से एक भी नेता का बयान बता दीजिए ईवीएम पे हुआ कि नहीं हुआ। इसमें तो सती सावित्री साबित होगी ईवीएम। कहाँ? और कोई एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बता दीजिए जिसने उसमें छेड़खानी की बात करी हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, इवन कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को ऑन किया है, अपने ऊपर लिया कि हमारी कोई कमियां रही होंगी हम उसको दुरुस्त करने का कार्य करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी वो कब पार्टी है, जब बंगाल चुनाव से पहले जब हमने दूसरे राज्यों के चुनाव जीते थे तो उसी टाइम पे वहां पे रिजल्ट आ रहा था उस प्रदेश का,
और बंगाल चुनाव को लेकर के हमारे भूपेंद्र यादव जी, सुनील बंसल जी वहाँ की कार्यकारिणी सब बैठक कर रहे थे। तो एक तरफ तो आपका जो प्रोग्राम है वो रहता है कि भाई यूथ को ऊत होने बचाना है, बिल्कुल और दूसरी तरफ जो है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए उनको मोटिवेट करना है। जी दलबो भाई। यदि कुछ इसी तरह की बातों का दौर ऐसा भी चला कि आम पब्लिक से या यूथ से कुछ ऐसी बात आई कि भाई बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होने चाहिए, तो क्या उसके लिए भी तैयार हो आप लोग? देखिए ऐसा भारतीय जनता पार्टी मैं एक चीज कह रहा हूँ, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। हम रिमोट तो पहुंचाओगे ऊपर? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, जब उस चीज में कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी है ही नहीं। मेरे पिताजी ने विधानसभा में आदरणीय हुड्डा जी से, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी से बात करी थी। उन्होंने उनसे पूछा था, उस टाइम पे राहुल गांधी बहुत रोना पिटाना कर रहे थे और वो वोटों की क्या बोलते हैं काउंटिंग की लिस्ट लेकर के बैठे थे कि इतनी छेड़खानी हुई, इसका बहुत बड़ी रैली करी 20,000 50,000 लोगों की दिल्ली के अंदर, आके ध्यान में होगा। लेकिन उस टाइम पे किस कोई उनसे पूछने वाला हो, जब हुड्डा जी, जब हरियाणा के अंदर 2024 का विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो हुड्डा जी केवल और केवल 37 सीटों में वोट मांगने क्यों गए? 90 के 90 भी क्यों नहीं गए? हमारे सूबे के मुख्यमंत्री नायब साहनी मुख्यमंत्री होते हुए पड़े, खुद चुनाव लड़ते हुए वो हरियाणा की लगभग 73 सीटों के ऊपर जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं। वो तो जीत जोड़े ना सर के वोट मांगते हैं। वो तो जीत से आश्वस्त थे और उनको कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास था। आप लोगों का जो मुख्यमंत्री है उनको थोड़ा डाउट होगा, आगे कदे कदे लोग प्रचार प्रसार सही ढंग से मेरी कर मोबाइल रातों रात मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने डीएससी वोट बैंक का। जिन भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोटों से नवाजा है, तीसरी बार इस भ्रम को तोड़ा कि लगातार हरियाणा में तीसरी बार सरकार किसी पार्टी की नहीं है। डीएससी ये डीएससी वोट बैंक। अब नहीं होता वो कर्ण प्रताप भाई, डीएससी के नाम से भी आपने मतलब छोटी से छोटी इकाई को, यदि मैं बात करूं विपक्ष के जो आरोप हैं कि भारतीय जनता पार्टी भाई हमारा के हिसाब से काम रही है, जहां हिंदू मुस्लिम आता वहां हिंदू मुस्लिम, जहां जाट नून जाट होता है वहां जाट नून जाट। अरे अब ये डीएससी में भी बांट दिया आपने। अभी मौके पे हरियाणा में क्या जाट कोई मंत्री नहीं है? हरियाणा में कोई जाट मंत्री नहीं है। लगातार भाजपा के पिछले 2 जाट प्रदेश अध्यक्ष रहे। क्या इस टाइम जाट कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रदेश की टीम में नहीं है? किस जिले की बात आप करते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी पार्टी ने कभी किसी भी तरह की बंदरबाट करने की कोई कोशिश नहीं करी। डीएससी की वोट बैंक की जहां तक बात थी, डीएससी एक ऐसा पीड़ित वर्ग था जिसको आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद भी पिछड़े पड़े में जा रहे थे निरंतर। लेकिन डीएससी का जब लाभ मिला तो आज हमारे बच्चों को एडमिशन भी मिल रहे हैं, आज हमारे बच्चों के रोजगार के माध्यम भी खुले हैं, क्योंकि जो बच्चा एडमिशन लेगा, पढ़ेगा लिखेगा तभी तो नौकरी लेगा। कर्ण प्रताप भाई मैं समझ गया, आपने ऐसा फार्मूला अपना रखा है जिस तरह उन्हीं का आग्रह लिया, क्या भाई तेरी पत्नी ने तेरे को पीटना बंद कर दिया है, यानी कि विपक्ष के लिए कोई रास्ता है कौन छोड़ दे, ऐसा फैसले ले। क्यों छोड़ देंगे? आज हमारे हाथ में पाड़े में गेंद है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में एक ही विश्वास मत के साथ लोगों से वोट मांगने का काम किया था। हम वोट मांगने में शामिल थे कि व्यवस्था परिवर्तन हम करने का काम करेंगे। आज हमने व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाई है। मैं जो जैन जी के नाम पे जो प्रोटेस्ट में बैठे थे दिल्ली में, आप उस आंदोलन के पीछे जाकर के देखेंगे तो 2 प्रकार के लोग वहां पे बैठे थे। लेफ्टिस्ट थे और अपने आप को शोषित पीड़ित की मैली चादर ओढ़ करके हमेशा रखने वाले लोग थे। उन्होंने हमेशा समाज को बैठने का स्टूडेंट्स नहीं थे। स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट्स की बात होती तो निश्चित तौर पे मोदी जी पहले दिन ही उनसे बात करते। पानी सर से ऊपर चलेगा। हमारी सर से हेलो, आप देखिए 2800 लोग वहां पे क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग थे, 2800 से ज्यादा लोग। नहीं क्यों आएंगे? आप हमारे भारतीय जनता पार्टी एक बार जिसने क्राइम कर दिया तो क्या उसको देश के लिए आवाज उठाएगा? भारतीय जनता पार्टी की रैली में या हमारे किसी भी राष्ट्र के हित में कार्यक्रम होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कार्यक्रम में भी लगेगा आज तक? लगने भी चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी रैली में, किसी छोटे छोटे बड़े से बड़े कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हों, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगे, बिल्कुल नहीं होने चाहिए इस तरह के। और अंबेडकर जी के नाम पे वो मैली चादर ओढ़ करके रखने वाले लोग जो समाज को हमेशा बांटने का काम करते हैं, इस प्रकार के लोगों को सामने रास्ते आप लोगों को रखना। कर्ण प्रताप जी आपके नाम एक रिकॉर्ड और है जो हमने आपका रिपोर्ट कार्ड खंगाला, तो मतलब ऐसे समय में जिस समय कॉलेज वगैरह बंद थे उस समय स्टूडेंट्स से आपकी जो मुहिम है वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें लगभग 2 लाख हस्ताक्षर का रिकॉर्ड आपके नाम जी। तो ये कैसे पॉसिबल किया आपने? देखिए, मैं पहले आपके वो पीछे वाली बात में दुरुस्त कर दूं, फिर मैं इस विषय पे आता हूँ। जो इस प्रोटेस्ट में बैठने वाले युवा साथी थे, मैं उनसे और उनके परिवार वालों से निवेदन करता हूँ कि जो बच्चा प्रोटेस्ट में जाकर के बैठा था उसकी मुश्किल से उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच में रहने। निश्चित तौर पे जब मोदी जी सत्ता में काबिज हुए 2014 में, उस टाइम पे बहुत कम आयु के रहे होंगे। मैं उन साथियों से निवेदन करता हूँ, आप अपने कृपया करके
बैंकों में जब इस टाइम पैसे का लेन देन की बात आती थी, खाते में पैसे निकलवाने जाना पड़ता था, तो कितने कितने घंटे उनके पिताजी लाइन में लगते थे। अगर अपने पिताजी से पूछे, उन युवाओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों के घर पे सिलेंडर पहुंचता है ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से, बिल्कुल आसान तरीके से, वो कई बार अपने माता पिता से पूछे तो सही कि इस प्रकार 3-3 दिन की दिहाड़ियां तोड़ करके सिलेंडर मिलता था। जी। किस प्रकार से सिलेंडर की ब्लैक थी। उन युवाओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने पिताजी से पूछिए, अगर उनके पिताजी कोई जेई लगा है, कोई एसडीओ लगा हुआ कांग्रेस की सरकार में, कितने पैसे दे करके वो नौकरी पाई थी उन्होंने। आज हमने वादा किया था बिना पर्ची बिना खर्ची के, अगर हमने वायदा खिलाफी की हो तो हम उसके चोर हैं। आज मैं धर्मों जी आपको बात बता दूं, मैं ग्रेजुएट हूँ, 6 फुट के करीब मेरी हाइट है। अगर बेदी जी के चलने की बात करें तो नौलाल जी से भी संबंध अच्छे रहे, नायब सैनी जी के भी कैबिनेट में टीम के सदस्य हैं, तो क्या बेदी जी मुझे देश की भर्ती नहीं करवा सकते थे? मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। नहीं, अभी तो आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक मंत्री, कोई एक विधायक का बेटा, इसी वक्त मेरे मकसद के लिए हैं आप। नहीं, मकसद देखिए, हमने अपने आप को समाज के लिए जिंदा रखना है, समाज के हित में हम काम करेंगे। राष्ट्र, हमारे संगठन का मूल सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम। बहुत बड़े बड़े धर्मों फिलोसफर आए चले गए, नदी के भाव में बह के चले गए, लेकिन एक फिलोसफी सदैव जीवित रहेगी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमें फक्र महसूस कराता है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम की भावना